सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद अंबर जी का कि उन्होंने इस नमो ऐप के माध्यम से इवेंट क्रिएट किया और हम लोग जुड़े हैं। और आज का जो विषय है वो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, विषय है द अनसंग हीरोज। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो अपना गृह मंत्रालय है, उसके अधीन जो लोग कार्य कर रहे हैं विभिन्न मोर्चों पर, चाहे वो कैलेमिटीज के साथ डील करना हो या ये महामारी पेंडेमिक है इसमें अपना योगदान देना हो, या देश की कानून व्यवस्था और अन्य विभिन्न कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। और इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे मुख्य मेहमान, देश के गृह राज्य मंत्री एवं लोकसभा सांसद जी किशन रेड्डी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वर्चुअल मीट में और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। और इससे पहले हम इस परिचर्चा को आगे ले चलें, मैं हमारे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आप सभी को। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब वो बने 2019 में, इसके पूर्व वो लगातार 3 बार विधायक भी रहे हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, संयुक्त आंध्र प्रदेश में। साथ ही साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं 2002 से 2005 तक, और संयुक्त आंध्र प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो सर का एक काफी लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है। और एक सामान्य कार्यकर्ता से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक का सफर, इसके बारे में भी मैं अनुरोध करूंगा, विशेष अनुरोध करूंगा सर से कि वो इस बारे में भी बताएं। साथ ही साथ जो आज का विषय है MHA द अनसंग हीरोज ऑफ मैसिव फाइट बैक्स, कि जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले सभी लोग, चाहे वो पुलिस विभाग से हों, NDRF है या बाकी जिस भी विभागों से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या भूमिका रही है, इसके बारे में भी आपसे जानना हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी भी रहेगा। तो अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए अनुरोध करूंगा कि सर आप कृपया अपनी बात रखें और हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। सबसे पहले आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपसे बात करने का, लोगों को बताने का आपके द्वारा जो मौका मिला है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों को मेरे ओर से, हमारे होम मिनिस्ट्री की ओर से सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं सर्वप्रथम। उसके बाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे भारत सरकार में गृह मंत्रालय जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मंत्रालय में काम करने का अवसर प्रदान किया है। जैसा आप सब लोगों को मालूम है, गृह मंत्रालय देश के अनेक पूर्ण मामलों से निर्धारण करने जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। और इस एक साल में लगभग 1 वर्ष पूरा हो रहा है मेरे ख्याल से। इस 1 वर्ष में भारत सरकार जो जितने भी प्रमुख कदम उठाए हैं, प्रमुख कार्य में जिम्मेदारी लिया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये काम, देश का काम बहुत सालों से पेंडिंग था। अलग अलग विषय, ऐसे विषय दोनों बड़े नेताओं के कुशल नेतृत्व में अनेक वर्षों से चले आ रहे अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का कुशलता से पूरा काम किया है, और जिसमें प्रमुख रूप से आप सब लोगों को मैं अभी आने वाले इस समय में भी बताऊंगा। जो मैं एक साधारण कार्यकर्ता था, जैसा मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, जब से मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यकर्ता से ऐसे काम किया हूं। पूर्व हमारा परिवार कांग्रेस पार्टी में थे, मगर 77 में जनता पार्टी आने के बाद पूरे लोग, जो पढ़े लिखे सबसे ज्यादा लोग
जनता पार्टी में काम किया है। मैं भी उस समय जनता पार्टी के समय थोड़ा काम किया था गांव में। जब काम करना है तो दीवारों पे लिखना, वो काम था पहला, वो काम किया हूं। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना हुआ, जब मैं आंध्र प्रदेश का बीजेपी का ऑफिस, जो पहला एक रेंटेड छोटा बिल्डिंग में किया था, उसके सामने एक बोर्ड लगाने का काम, भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश कार्यालय जैसा बोर्ड लगाने का काम मेरा हाथ से हुआ है। रात में खोदकर, गड्ढी खोदकर, वो 2 लकड़ी का पिलर से लगा के उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस का बोर्ड लगाए थे। जब से मेरा पूर्ण समय का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जब मैं पढ़ता था, जब ऑफिस से ही, जब हमारे सिस्टर के घर में रहते थे, ऑफिस में 12-1 बजे के बाद मैं हमारा घर, सिस्टर के घर पे जाते थे। हमारा सीनियर नेतृत्व थे आंध्र प्रदेश के, वी रामाराव जी, दत्तात्रेय जी जैसे लोग, क्यों इतने रात में जाते हैं, इधर ही रहो, क्योंकि कॉलेज जाते हैं, पूरा समय ऑफिस में इधर इधर पार्टी के काम करते हैं, फिर आपका घर को जाना, फिर आना, इधर ही रहो। दैट इज ए टर्निंग पॉइंट इन माई पॉलिटिकल लाइफ। ये मेरा राजनीतिक दृष्टिकोण में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। जब मैं हमारा सिस्टर के घर पे जाकर एक छोटा सा बैग लेके आया हूँ, 2 ड्रेस का कपड़ा लेके ऑफिस में आया हूँ। ऑफिस में रहता था, ऑफिस में एक छोटा एक काम करने वाला हमारा साथी रहते थे, वो हमारा दत्तात्रेय जी, हमारे प्रचारक के नाते, बीजेपी संगठन मंत्री के नाते बंडारू दत्तात्रेय जी भी ऑफिस में रहते थे। एक काम करने वाला ऑफिस हमारा साथी कार्यकर्ता भी रहते थे, वो हमारा को पकाते थे, हम खाते थे। फिर मैं उधर से कॉलेज जाता था, कॉलेज से फिर वापस आके बुक्स छोड़कर फिर पार्टी का काम करता था। जैसा शुरू हुआ मेरा काम, जब से लेके आज तक मैं लगातार मैं पार्टी का काम किया हूं। 1980 से लेके 1993 तक, 94 तक जब मेरा शादी हुआ, एक दिन पहले तक मैं पार्टी ऑफिस में था। एक दिन पहले पार्टी ऑफिस में जैसा हमारा सिस्टर से घर से पार्टी ऑफिस को आया था, वैसा एक बैग लेकर हमारा गांव को गया। फिर दूसरा दिन जिस दिन चले गए, दूसरा दिन शादी हो गई। जब से लेके फिर भी शादी होने के बाद तीसरा दिन जब राष्ट्रीय महामंत्री के नाते युवा मोर्चा का जिम्मेदारी निभाता था, शादी होने के बाद तीसरा दिन जयपुर में राजस्थान के भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के लिए शादी होने के बाद तीसरा दिन मैं आया था। ऐसा पूरा समय पार्टी के लिए काम किया हूं, अलग अलग जिम्मेदारी आप सब लोग बोले हैं। अभी जब मेरा राजनीति में कल क्या होगा, कल मेरे को ये पोस्ट होना चाहिए, कल मेरे को ये होना चाहिए, ऐसा कभी मैं सोचा नहीं था। यही सोच के काम करता था। आज जो पार्टी जिम्मेदार दिया है काम, वो काम डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना चाहिए। ऐसा ही कभी भी से, जब से लेके, क्योंकि पापा पार्टी ऑफिस में रहते होकर बहुत सालों पार्टी ऑफिस में रहने के कारण बड़े बड़े हमारे प्रांत अध्यक्षों से मिलके काम करने का मौका मिला। जितने भी राष्ट्रीय नेता, अटल जी से लेकर जगन्नाथराव जोशी जी से लेकर, कुशवाहा जी से लेकर, जना कृष्णमूर्ति जी से लेकर, सुंदर सिंह भंडारी जी से लेकर जो भी आंध्र प्रदेश के दौरे में आते थे, एयरपोर्ट में मैं पहले जाता था, उनको रिसीव करता था, गेस्ट हाउस में रुकवाता था, उनको खाना खिलाता था। वो सोने के बाद फिर मैं पार्टी ऑफिस आके सोता था। फिर सुबह उठने से पहले पेपर लेके, चाय लेके गेस्ट हाउस को पहुंचता था। ऐसा सभी लोगों से मिलके काम करने का, सब लोगों को आशीर्वाद लेने का मेरे को मौका मिला। पार्टी अध्यक्षों सभी लोग, जब वो बंगा लक्ष्मण जी बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट था, वेंकैया नायडू जी भी, आदरणीय वेंकैया नायडू जी भी, जब अभी उपराष्ट्रपति जी, वो भी पहले हमारा बीजेपी का आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष था, दत्तात्रेय जी अध्यक्ष थे। ऐसे बहुत लोगों के साथ 80 से लेकर लगभग जब मैं विधायक बना हूं, जब से मैं पूरे लोगों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। लगातार इतना आंध्र प्रदेश में हर जिला, हर गांव का टूर इतने सालों में बहुत कुछ किया हूं। ये मेरा, जब मैं पार्टी ऑफिस में रह के काम करता था, पूरे लोग हमारा घर में, हमारा रिश्तेदार बोलते ये खराब हो गया,
ये तिलक लगाकर बैग लेकर पूरे गांव गांव घूम रहे, घर को नहीं आ रहे, ऐसा बहुत लोग मेरे खिलाफ बात करते थे हमारा रिलेशंस भी। ये क्या हो गया इनको, कैसा हो गया है, गांव में घर छोड़ के चले गए, पार्टी ऑफिस से पार्टी आने वाले नहीं है, जाने वाले नहीं, 1980 में तो कुछ नहीं थे। फिर भी मैं कभी कोई, मगर हमारा पिताजी माताजी कभी मेरे को डांटे नहीं, कभी मेरे को खिलाफ क्यों ऐसा जा रहा है ऐसा कभी नहीं पूछे। वो स्मूथ आदमी थे दोनों, हमारा माताजी पिताजी सभी लोग मेरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। कभी हमारा कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, ये पार्टी किधर आता है भाई, ये पार्टी ये नॉर्थ इंडिया का पार्टी है, कभी देश में नहीं आता है, ऐसा बहुत लोग बोलते थे। फिर भी मैं कभी एक दिन भी उस विषय पर सोचा नहीं। लगातार एक आइडियोलॉजी के नाते जयप्रकाश जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी कभी स्फूर्ति था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता था। मगर मैं आप लोगों को ये दिन बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा 1980 में जो जिम्मेदारी लिया हूँ, जब से लेके एक इब्राहिम पटन हैदराबाद सबर्बन का मंडल का अध्यक्ष के नेता, हैदराबाद का कन्वीनर से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबसे ज्यादा निरंतर समय जो युवा मोर्चा में अगर कोई काम किया हूं, मैं काम किया हूं। मैं युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट के नाते 2 बार काम किया हूं, उससे पहले स्टेट के जनरल सेक्रेटरी के नाते काम किया हूं, उसके बाद मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी के नाते काम किया हूं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के नाते 3 बार काम किया हूं, 3 टर्म्स। उसके बाद ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, जब अटल जी का सरकार थी, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी से काम किया हूँ, वही समय पे मैं इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट टेररिज्म विज्ञान भवन में पहली पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्फ्रेंस हुई था, लास्ट पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्फ्रेंस हुई था। उस समय स्पेशल जीवो अटल जी से बातचीत करके एक स्पेशल जीवो निकालकर विज्ञान भवन में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, लगभग 60-70 कंट्रीज से, अलग अलग देशों के इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, नॉट एमपी हो, एमएलए हो, ऐसे मिनिस्टर्स हो, ऐसे लोगों को बुलाकर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस जब हुआ। जैसा युवा मोर्चा से सबसे ज्यादा काम किया कार्यकर्ता, मैं भी देश में ये कार्यकर्ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि आप बोल रहे थे, उस समय कोई भी कार्यकर्ता हो, उसके अंदर एक स्वतः ही ऊर्जा आ जाएगी। और आपकी ये बड़ी अच्छी बात रही, जो अगर हम लोग सभी लोग समझना चाहें कि चाहे वो एक टाइम पे पार्टी का पोल, लकड़ी का पोल लगा के बोर्ड लगाना हो, या आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी का निर्वहन करना हो, आपने सभी का बखूबी निर्वहन किया। और आप कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि ये कार्य ऐसा क्यों है, ये कार्य वैसा क्यों। जो भी कार्य आपको मिला, आपने पूरी तन्मयता से उस कार्य को आगे बढ़ाया, और पार्टी का नाम भी ऊंचा हुआ। और आप एक हमारे प्रेरणा के तौर पर आप हमारे सामने मौजूद हैं, और आपसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए हम सभी अपने आप को खुशकिस्मत भी मानते हैं। अब जैसा कि आज का विषय है सर, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो कार्य कर रहा है विभिन्न आपदा की स्थिति या ये महामारी की स्थिति या बाकी सारी चीजों पर, उससे संबंधित ही कुछ प्रश्न भी हमने लिए हैं, जो कुछ दर्शकों की तरफ से आए हैं और कुछ हमारी तरफ से हैं जो हमने संकलित किए हैं। तब ज्यादा समय न लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा अनित्य जी से कि अनित्य जी, आप कृपया माननीय मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछें। धन्यवाद। सर नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि आप एक महत्वपूर्ण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, और अब मोदी सरकार के लगभग 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो आप अपने एमओएस होम अफेयर्स के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जो चुनौतियां आई उनको, और जो आपको काम करने का मौका मिला उस टर्म में, अगर आप अपने कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे तो वो अच्छे से एजुकेट हो पाएंगे। धन्यवाद। आपका बात सही है। जब नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी देश के जनता के आशीर्वाद से फिर ओथ लिया है एज प्राइम मिनिस्टर, उस समय लगभग 2 बजे आदरणीय अमित शाह जी का फोन आया, किशन आप भी ओथ लेना है आज। फिर मैं कभी सोचा नहीं थे, मगर ओथ लिया है। ओथ लेने के बाद फिर रात को लेट नाइट को
गृह राज्य मंत्री का जिम्मेदारी भी दिया, ऐसा इंफॉर्मेशन है। बिहाइंड अवर एक्सपेक्टेशन, मेरा एक्सपेक्टेशन कभी नहीं था ये मंत्री बनूंगा, उसमें आदरणीय अमित शाह जी के जो नेतृत्व में काम सीखने का, काम करने का जो मौका मिला है, काम करने का जो तरीका सीखा है, ये एक साल में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी है मेरे लिए। जैसा जैसा ओथ लेने के बाद फिर अमित शाह जी चार्ज लिया है, मैं भी चार्ज लिया हूँ, उसके बाद रिव्यू मीटिंग्स कुछ किया हूँ। हमारा अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा को बाजू बिठा के सब सिखाना शुरू किया है, क्योंकि कभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया नहीं किया हूँ, कभी धरना करते थे, आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे, सरकार के खिलाफ भाषण देते थे, स्टेटमेंट देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते थे, मगर सरकार में रहना पहली बार है मेरे लिए, इसलिए थोड़ा कठिन परिस्थिति था। मगर गृह मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी सरकार का जिम्मेदारी गृह मंत्री के नाते अमित शाह जी निभाते हैं। उनके नेतृत्व में काम करने का राज्य मंत्री के नाते मौका मिला है। और आप सब लोगों को मालूम है, जो एक साल होने वाला है, इस एक साल में ये पूरे समय गृह मंत्री जी की, अमित शाह जी के ऊपर से गए हैं। जितने काम हुआ है सभी काम गृह मंत्री जी के कारण, गृह मंत्रालय के द्वारा हुआ है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। सबसे पहले जो 370 धारा 370 जो हटाने का जो प्रयास किया है, और जो लास्ट मिनट तक बहुत काम किया है, उसके लिए लगातार 2 बजे 3 बजे रात तक आदरणीय अमित शाह जी ऑफिस में बैठते थे। पूरे फाइल जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक जितने भी फाइल होम मिनिस्टर के पुराने फाइल थे, क्या हिस्ट्री थे, जब नेहरू जी के नेतृत्व जितने जितने एग्रीमेंट्स हुआ है उसमें पीछे क्या था, ये सब बहुत ग्राउंड वर्क करना पड़ा। लगभग 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बहुत काम किया है, दिन रात काम किया है, मगर दूसरा व्यक्ति को किसको भी मालूम नहीं पड़ा, बहुत कुछ काम किया है। रात में 2-2 बजे तक काम किया है, वो 3 बजे तक काम किया है, पूरे इंफॉर्मेशन एकत्रित किया है। क्योंकि आर्टिकल 370 हटाना एक छोटी बात नहीं है। मेरा पहले नारा था राजनीति में आने के बाद, कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप का। ये नारा 1980 में, मैं भी छोटा साधारण कार्यकर्ता था, पहले नारा मेरा यही था, भारत माता की जय पहला नारा था। दूसरा नारा कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप का, ये हमारा नारा थे, दूसरा नारा। जैसे कश्मीर आज भारत का पूरे अभिन्न अंग बनना चाहिए, ऐसा नरेंद्र मोदी जी का सरकार फैसला किया है, मगर कोई व्यक्ति को पता नहीं। जब तक पार्लियामेंट में बिल लगाते हैं, बिल में क्या है, क्या क्या डिसीजंस है, कोई व्यक्ति को पता नहीं। सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, दोनों को पता है। इतने अच्छे काम किया है, पूरे ग्राउंड वर्क काम किया है। कोई ना कांग्रेस पार्टी वाले, ना दुनिया, ना पाकिस्तान, इवन बीजेपी में किसी व्यक्ति को भी इतने अच्छे डिसीजन होगा। उसमें आर्टिकल धारा 370 हटाएंगे, 35 हटाएंगे, और इसके बाद लद्दाख को यूटी बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाएंगे। ये सब निर्णय करने का बहुत साहस का निर्णय था। बहुत अच्छे पूरे ग्राउंड वर्क करके अच्छा किया है। लोग तो बोल रहे थे पार्लियामेंट में पाकिस्तान बहुत कुछ इसमें, भारत में इसके खिलाफ अलग अलग कार्यक्रम करेगा, आतंकवाद को बढ़ाएगा, वार होगा, पाकिस्तान के साथ वार होगा, ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद कुछ लोग बोले थे पार्लियामेंट में, अभी सुनेंगे, ये पाकिस्तान बनेगा जम्मू कश्मीर, ऐसा भी भाषण सुना है। फिर भी अच्छे आज देश का स्थिति आगे देखो, जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद का गतिविधि कम हो गया, पत्थरबाजी कम हो गया, और जो सिविलियन के ऊपर जो अटैक होता था वो भी कम हो गया। जो हमारा सेना शहीद होते थे, पैरामिलिट्री शहीद होते थे, जम्मू कश्मीर का पुलिस बहुत कुछ शहीद होते थे, वो भी कम हो गया। आज आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक बदलाव आया है।
लोगों में, आम जनता में, नौजवानों में एक विकास का, हमारा जम्मू कश्मीर भी भारत के अलग प्रांतों जैसा विकास हुआ है, हमारा पास भी ऐसा विकास होना चाहिए। हमारे भी फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास भी लागू होना चाहिए। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जो राइट्स आम जनता को दिया है, वो अधिकार भी हमारे को मिलना चाहिए। ऐसे सभी लोगों का एक आज वातावरण जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें सफल हो गया। कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई खून खराबा नहीं है, कोई आतंकवाद का गतिविधि नहीं है। ठीक तरीके से एक प्लान के साथ ये काम किया है नरेंद्र मोदी जी सरकार। अच्छा सफलता आर्टिकल 370 हटाने के समय भी, पार्लियामेंट में भी, जब पार्लियामेंट में जो बिल पास हो गए, अमित शाह जी बोले ये मेरे लिए तो, मेरा पार्टी के लिए तो, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान हुआ इसके जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 के खिलाफ, आज उनका आत्मा शांति हुआ है। इससे ज्यादा मेरे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अमित शाह जी बात करते हुए आंखों से पानी आ रहा था। जो ऐसी एक घटना देखने का मौका मुझे मिला है, उसमें कुछ बिल्स भी मैं भी इंट्रोड्यूस किया हूं। ये भी मेरा जिंदगी में इतने ज्यादा एक सौभाग्य दिन है। दूसरा ये हो गया, उसमें उसके बाद जब आतंकवाद की गतिविधि पर अनलॉफुल एक्टिविटी जो उसका भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसके द्वारा दुनिया में जो भी भारत का संपत्ति है, भारत का जो पॉपुलेशन है और भारत के लोगों के ऊपर जो भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होता है, नहीं तो भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी कर विदेश में रहते हैं, वैसे जगह पर जाकर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारा नेशनल NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जाकर उधर कार्रवाई करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, दुनिया भी जिस प्रांतों में जाके इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पहली बार भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस दिया है हम। दूसरा, जो भी भारत के खिलाफ जो गतिविधि करते हैं, विदेशों में रहते हैं, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट के नाते घोषणा करने का अधिकार भी भारत सरकार निर्णय किया है। उसके बाद आप सब लोगों को मालूम है, अभी उसके बाद देश में अलग अलग निर्णय किया है। उसमें एक था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब पार्लियामेंट में चर्चा किया है, पूरा शांति था, लोगों प्रश्न किया है, कांग्रेस पार्टी, कुछ विपक्ष लोग भी ठीक तरीके से जवाब भी दिया है। एक अच्छे वातावरण में बिल पास हुआ है, वो भी क्योंकि जो रिलीजियस के नाम पर जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो विवक्षता पूर्वक लोग देखते थे, वैसे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करते थे, रिलीजियस के नाम पर लोगों को हत्या करते थे, अत्याचार करते थे और लोगों का प्रॉपर्टी लेते थे, कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिए थे। जो नेहरू जी के साथ जो अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे। इसके लिए जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो उधर के माइनॉरिटी लोग थे, इस्लामिक कंट्रीज थे ये कंट्रीज, इसके कारण वो माइनॉरिटी लोग भारत आए थे। उनको भारत आने के बाद भी लगभग 30 साल हो गए, कुछ लोग 40 साल हो गए, इधर भी भारत में भी कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिला। जो फंडामेंटल राइट नहीं मिलने का कारण, विवक्षता पूर्वक रहने का कारण, डिस्क्रिमिनेशन के कारण पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो भारत आए हुए लोगों को भारत आने के बाद भी कोई राइट्स नहीं मिला, कोई ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया है। भारत सरकार बहुत बार चर्चा की, जब महात्मा गांधी जी से लेकर आज तक मनमोहन सिंह तक सभी लोग पार्लियामेंट बाहर कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स भी स्टेटमेंट दिया है। जो डिस्क्रिमिनेशन के, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो भारत आए, उनको भारत का सिटीजनशिप देना चाहिए, ऐसा बहुत लोग स्टेटमेंट दिया है, मगर वो सिटीजनशिप देने का काम कोई साहस नहीं किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सरकार निर्णय किया है, अमित शाह जी बिल इंट्रोड्यूस किया है, बिल पास हो गए। बिल पास होने के बाद देश में रिलीजियस के नाम पर विवक्षता पूर्वक हुआ है ऐसा बोलकर लोगों को भड़का के आंदोलन का काम शुरू किया। फिर भी जो आंदोलन देश भर में जितना बड़ा आंदोलन था, उसको हमारा होम मिनिस्टर की तरफ से भारत सरकार ठीक तरीके से सभी स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प लेकर हम डील किया है।
उसमें भी सक्सेस हुआ है। अभी उसका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम होना है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद आप ये कोविड-19 का जो महामारी भारत में आए, इसके लिए भी भारत सरकार, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं, एक नोडल एजेंसी के नाते होम मिनिस्टर को तय किया है, जिम्मेदारी बनता है ऐसे डिजास्टर जब भी देश में होता है उसके लिए होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जिम्मेदारी बनता है। उसमें भी काम करने का मौका हमारा को मिला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, हम जिस दिन लॉकडाउन का घोषणा हुआ है उसी दिन एक कंट्रोल रूम का काम शुरू किया है। उसमें लगभग 60 फोन्स लाइन्स टोल फ्री नंबर्स का हम व्यवस्था किया है। पैरामिलिट्री से जितने भी अच्छे एक्टिव रहने वाले लगभग 215 लोगों को सेलेक्ट करके बैच वाइज हमारे ऑफिस में पूरे कंट्रोल रूम खोले हैं। पूरे डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का भी ऑफिसर्स आते हैं। 24/7 के नाते वो कंट्रोल रूम आज भी चल रहे हैं। मार्च 22 से लेके आज तक वो कंट्रोल रूम लगातार चल रहे हैं। ये जो भी देश में जो भी व्यक्ति होगा, हमारे को डायलिसिस होना चाहिए, हमारे को एम्बुलेंस नहीं मिला, हमारा को हार्ट अटैक आया, घर में एम्बुलेंस नहीं मिला, हमारे को मेडिसिन होना चाहिए, मेडिसिन नहीं मिला, हमारा ट्रेन इधर रुक गए, हमारे वहाँ खाना नहीं मिल रहा, हम बिहार से आए, 200 लोग गए, 2000 लोग गए, 3000 लोग गए। ऐसा छोटे विषय से लेके, व्यक्तिगत विषय से लेके, विदेश में हमारा लोग कोई फंस गए, उसका कोई भोजन नहीं मिल रहा, ऐसा अलग अलग विषय पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एमपीज, आदरणीय एमपीज और संसद, जो भी एमएलए हो, सरकार हो, जो भी व्यक्ति जो भी समस्या हो, अगर हमारा कंप्लेंट करते हैं, वो समस्या दूर करने के लिए, हल करने के लिए होम मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारा कंट्रोल रूम के द्वारा पूरे ऑफिसर्स, हर डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स, होम मिनिस्ट्री ऑफिसर्स के साथ साथ सिविल एविएशन का ऑफिसर्स, रेलवे का ऑफिसर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिसर्स और सिविल सप्लाई का ऑफिसर, सभी लोग, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल ऑफिसर्स भी उस कंट्रोल रूम में 24/7 के ड्यूटी के नाते सभी लोग बैठते हैं। जो भी समस्या आते हैं स्पॉट वो समस्या हल करते हुए लगातार वो कंट्रोल रूम आज भी काम कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा ये साल में एक अलग अलग महत्वपूर्ण इश्यूज में काम करने का मौका मिला है। महत्वपूर्ण इश्यूज में जो नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। मेरे लिए बहुत एक्सपीरियंस है ये काम करने का। एक्सपीरियंस कैसा आदरणीय अमित शाह जी काम करते हैं, उनके साथ रहना, रात को आज एक कोरोना 19 के महामारी के समय पर भी, कोविड-19 के महामारी के समय पर भी 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, मैं परसों में हंसी आया था मेरे को। कुछ लोग सोशल मीडिया में चला रहे मेरे अमित शाह जी का हेल्थ ठीक नहीं है, मगर वो 3 बजे तक हम पूरे थक जाते थे, जाते नहीं थे, 2 बजे तक ऐसे बैठते थे, फोन करते थे, उस स्टेट में क्या हुआ, ये स्टेट में क्या हुआ, बीजेपी मुख्यमंत्री से बात करना, दूसरा मुख्यमंत्री से बात करना, ट्रांसपोर्ट क्या स्थिति है, मेडिसिन की क्या स्थिति है, लैंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, माइग्रेंट लेबर का क्या स्थिति है, ट्रेन आए नहीं। आज भी हर दिन रात में 11 बजे पहले कभी घर को नहीं जाते अमित शाह। वैसे रात 2 बजे 3 बजे तक काम करने वाले व्यक्ति को इधर हम देखते हैं हमारा सामने। दूसरा, सोशल मीडिया में पब्लिसिटी हो रहे, अमित शाह जी का हेल्थ ठीक नहीं है, दिख रहे नहीं। अमित शाह जी बोलते हैं मैं पब्लिसिटी कभी मैं इच्छा भी नहीं है, मैं काम करने का इच्छा है, इसलिए मैं ज्यादा प्रेस के सामने नहीं आता हूँ। उसके कारण से ये लोग ऐसा प्रचार करें। मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकता हूँ, प्रेस के सामने बैठ सकता हूँ, मगर मेरे को जब से मैं गुजरात का मिनिस्टर था, जब से मेरे को पब्लिसिटी इच्छा नहीं, इसलिए मैं पब्लिसिटी का विषय ध्यान नहीं देता हूँ। इसके कारण से लोग, मैं मीडिया में नहीं आता हूँ, अंडरग्राउंड काम करता हूँ, बैकग्राउंड काम करता हूँ, इसके कारण से इसे मेरे खिलाफ नहीं दिख रहे, इसलिए हेल्थ खराब हो गया, ऐसा एक गलत प्रचार कर रहा है, ऐसा अमित शाह जी हंसते हंसते जो सोशल मीडिया में देखते हुए हंसते थे। मगर पार्टी के लोग बोले एक बार आप क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं में लगातार ही पब्लिसिटी होने से
पार्टी कार्यकर्ताओं में चर्चा हो रही है, इसलिए क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, ऐसा पार्टी का आदेश मिला ना अमित शाह जी को। आदेश के कारण वो भी क्लैरिफिकेशन दिया है, नहीं तो वो भी नहीं देते थे, वो देख के हंसते थे। ऐसे एक अच्छे नेतृत्व में काम करने का 1 साल में मेरे को मौका मिला है। मेरे लिए जब ड्यूटीज का जिम्मेदारी मुझे दिया है, इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मेदारी दिया है, आईबी का जिम्मेदारी दिया है, वुमेन सेफ्टी का जिम्मेदारी दिया है, स्वतंत्र सेना का जो काम मेरे को दिया है, और पुलिस मॉडर्नाइजेशन का काम दिया है, काउंटर टेररिज्म का काम दिया है, ऐसे अलग अलग इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी काम मेरे को, मेरा साथी नित्यानंद राय को उनको कुछ डिपार्टमेंट्स, मेरे को कुछ डिपार्टमेंट्स दिया है। हम दोनों मिलके अमित शाह जी के नेतृत्व में, जो भी उनका मार्गदर्शन में, उनके साथ रहकर काम कर रहे हैं। ये 1 साल में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ज्यादा काम करने का मौका मिला है, क्योंकि मैं जब एमएलए था हर दिन सुबह से लेके रात तक जनता के बीच में रहता था। जनता मेरे लिए भगवान थे, इसलिए पूरा समय काम करता था, हर डे पदयात्रा करता था। जब एमएलए था मेरे को यूनाइटेड नेशंस ने बेस्ट चाइल्ड फ्रेंड एमएलए के अवार्ड भी मेरे को मिला था। और छोटे बच्चों के काम पे, जो हार्ट का प्रॉब्लम था छोटे बच्चों के लिए, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में मिलकर 2 लाख लोग रहते थे, उसके खिलाफ आंदोलन करके, जो आंदोलन के कारण सरकार की तरफ से उनका फ्री ऑपरेशन हुआ 2 लाख लोगों का। ऐसे अलग अलग काम करते थे। मगर अभी आज जब जनता को सेवा करता था, आज देश का सेवा करने का मौका मिला है। गृह राज्य मंत्री के नाते अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में देश का सेवा मौका मिला है। ये मैं 1 साल में पूरे कमिटमेंट के साथ काम करने का प्रयास किया हूं, और जितने समय का पूरा समय मैं सरकार के लिए, सरकार का काम के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विस्तार से आपने जवाब दिया, और जितने डिपार्टमेंट के नाम आपने ले लिए, उससे ही समझ में आता है कि किस स्तर पे जाके कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, कितना समय जाता होगा। और आपके इस जवाब से हमारा जो इस कार्यक्रम का टाइटल है द अनसंग हीरोज, वो बिल्कुल चरितार्थ हो गया। वाकई आप पर्दे के पीछे से सारा देश संभाल रहे हैं, और समय भी नहीं होगा शायद आपके पास, और इच्छा भी नहीं है कि पब्लिसिटी के लिए जाना है। इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनीत जी। धन्यवाद सर। और जैसा कि अब अनित जी ने बताया कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स के नाम आपने लिए, तो अब हमें और भी ज्यादा गौरव महसूस हो रहा है कि इतने डिपार्टमेंट को संभालने के साथ साथ इस महामारी को भी आप संभाल रहे हैं अपने स्तर से, और उसके बावजूद हम आपके बहुत धन्यवाद करते हैं। और सर, इसी महामारी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न है कि जैसे होम मिनिस्ट्री का आपने बताया कि नोडल मिनिस्ट्री के तौर पर कार्य कर रही है ड्यूरिंग दिस अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस ऑफ कोविड-19, जो महामारी फैली है उसमें एक नोडल मिनिस्ट्री की तरह कार्य कर रही है। तो एक तो आपने बताया, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि ये सिचुएशन जो पेंडेमिक की है वो कैसे हैंडल हो रही है। साथ ही साथ क्योंकि ये ऐसी महामारी जो कभी पहले आई नहीं है, तो एक डायनेमिक टाइप के रोज नई चुनौतियां आती होंगी कि आज लॉकडाउन करना है, फिर आज लॉकडाउन में कुछ छूट देनी है, या आज किसी को मजदूरों को घर भेजना है, या कहीं पे कुछ रोक लगानी है। तो रोज ही नई तरीके की चैलेंजेस और नए तरीके की सिचुएशंस आती होंगी। तो हम चाहेंगे, क्योंकि इसके बारे में शायद उतना नहीं बोला जा रहा या नहीं बताया जा रहा जितना हम सबको पता होना चाहिए, तो आपके माध्यम से हमारे दर्शक भी जान पाएंगे कि कितना कुछ कार्य हो रहा है और कितनी सारी चुनौतियों का जो सामना करते हुए भी निरंतर आगे बढ़ रहा है गृह मंत्रालय अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ ही इस महामारी से निपटने में। तो इस पे आपके विचार जानना चाहेंगे सर। सही बात है, हर दिन हमारा कंट्रोल रूम में अलग अलग विषय आते हैं, लोग फोन करते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आदरणीय अमित शाह जी भी हर दिन, कोई मुख्यमंत्री का फोन आते हैं, कोई मिनिस्टर्स का फोन आते हैं, आदरणीय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का फोन आते हैं, दूसरे पार्टीज का एमपीज का फोन आते हैं, दूसरे पार्टीज के जो अलग अलग प्रांतों में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं उनका भी फोन आते हैं। जो भी प्रॉब्लम आते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सोचते हैं। और दूसरा, माइग्रेंट लेबर जैसा हम पहले, क्योंकि कोविड-19 के जैसे महामारी
भारत में नहीं दुनिया में भी पहली बार था हमारे लिए, हमारे ऑफिसर्स को ना सरकार को कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं, पहली बार ऐसे विषय पर निर्णय ले रहे। दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इस समय पे जो कोविड के 19 के खिलाफ लड़ रहे, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयास किए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुछ खुद सोचकर कुछ नया इंप्लीमेंटेशन भारत में लाने के लिए प्रयास किए। हर दिन कुछ तो कुछ एक ऑर्डर निकालना, हर दिन कुछ तो कुछ एक निर्णय करना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये स्थिति जो है एक हमारे लिए बहुत चैलेंज है। दुनिया के लिए इजी होगा क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री से पॉपुलेशन भी बहुत कम है। हमारे देश में जितना पॉपुलेशन है, जितना नंबर लोगों में आज कोविड-19 का बढ़ाने का जो चांस है दुनिया में किधर भी नहीं है। आज अमेरिका देखो, अमेरिका में 1/2 एकड़ से लेके 3 एकड़ तक एक घर रहते हैं। हमारा 1 एकड़ में 1000 लोग रहते हैं भारत में। ये बहुत डिफरेंस है। और इतने जो तिकड़ पॉपुलेशन रहते हैं, जो लोग एक स्लम में, धारावी जैसा एक स्लम में 10 लाख लोग रहते हैं, वैसा स्थिति भारत में। इसमें जो नाजुक स्थिति है भारत में, इसको बहुत कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका में एक घर में 2 ही लोग रहते हैं। दो लोग से ज्यादा बहुत छोटे बच्चे हैं तो 3 लोग 4 लोग रहते हैं, नहीं तो 2 ही लोग रहते हैं। मगर अमेरिका जैसा स्थिति उधर है। मगर भारत में एक घर में, एक इंडियन कल्चर में जब बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, गाँव में भी, ये स्थिति देखते हुए, स्लम्स देखते हुए, अपार्टमेंट्स देखते हुए कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर ये भारत में कोरोना महामारी बढ़ गए तो कोई इसमें रोक नहीं रख सकते। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना बेड्स नहीं है, इतना डॉक्टर्स नहीं है, रखने का जगह भी नहीं है, क्योंकि लगभग 135 करोड़ का पॉपुलेशन है भारत। सभी अमेरिका से, यूरोप कंट्री से सब मिलाकर भी उससे ज्यादा पॉपुलेशन हमारा है। इसी दृष्टिकोण में देखते हुए हर दिन कोई निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद ऐसा क्या काम हो सकता है, 2 बैलेंस करते हुए। एक पहला लॉकडाउन हुआ है, सेकंड फेज लॉकडाउन में कुछ फिर कंटिन्यू किया है, तीसरा लॉकडाउन से कुछ एग्जम्पशंस देने का, कुछ सुविधा देने का, काम करने का एग्जम्पशन देने का काम शुरू किया है। क्योंकि भारत बहुत अनएम्प्लॉयड ज्यादा रहने वाले कंट्री है, गरीबी ज्यादा रहने वाले कंट्री है। आप एक बात देखिए भारत कैसा है। 70 साल में बहुत लोग बड़ा बड़ा राजनीति का भाषण देते हैं, मगर भारत क्या चीज है, भारत क्या है अभी भी। आज एक बात, माइग्रेंट लेबर देखने के बाद भारत का जो चित्र है ये देश के सामने, दुनिया के सामने फिर एक बार आया। हमारे को मालूम है, मगर फिर एक बार आया। ये लोग बात करते हैं हम इतना दिन में ये किया है, ये किया है। आज लाखों लोग ना घर, ना पानी का पीना, खाना, सब कुछ मिलता नहीं मिलता, कुछ ना देखते हुए सड़कों पे आकर अपने अपने गांव जाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये भारत का नाजुक स्थिति बता रहे हैं। ये सब हमारे लिए एक चैलेंज है। नरेंद्र मोदी जी भी इस विषय पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए जब पहला निर्णय किया है सब, क्योंकि हमारे पास फूड ग्रेन्स का कोई शॉर्टेज नहीं है। आने वाले 1.5 साल 2 साल तक भारत में फूड ग्रेन्स के लिए तैयार है। अभी जो क्रॉप आया, एक क्रॉप जो फूड ग्रेन्स का जो क्रॉप आया है, ये भी हमारे लिए अच्छे खुशी का विषय, अच्छे क्रॉप इस साल भी आए, जो अभी भी वेयर हाउसेस में अच्छे फूड ग्रेन्स भी है। इसके लिए अभी भारत कोई डरने की बात नहीं। इसके कारण से जो माइग्रेंट लेबर हो, जो गरीब लोग हो, सभी लोगों को खाना खिलाने का व्यवस्था भारत के सरकार के पास है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले जी। आज जो माइग्रेंट लेबर का निर्णय समय समय पर, पहले तो हम सोचे थे, एक बात आप लोगों को खुशी होगा, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो अपील के कारण कठिनाई रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी का ऊपर विश्वास रखते हुए, उनके बात के ऊपर विश्वास रखते हुए, गौरव देते हुए सभी लोग लगभग 1.5 महीना अपने अपने घरों में हैं। आज भी ये लॉकडाउन के कारण 90% लोग घरों में रह रहे हैं, सिर्फ मोदी जी का अपील के कारण। मोदी जी के ऊपर विश्वास है सभी लोगों को। मोदी जी के नेतृत्व में ठीक होगा, मोदी जी के नेतृत्व में
हमारा जान बचेगा मोदी जी के नेतृत्व में, हमारा भविष्य ठीक रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा बच्चों का भविष्य भी ठीक रहेगा। उनका सभी लोगों का एक विश्वास है, ये विश्वास आज भारत चला रहे, मोदी जी का नेतृत्व ही आज भारत चला रहे इतने कठिन परिस्थिति में। क्योंकि खाना नहीं मिले तो भी, कुछ जगह पानी के नहीं मिले तो भी, कुछ प्रॉब्लम रहे तो भी लोग आज लॉकडाउन का स्पिरिट कंटिन्यू करें। माइग्रेंट लेबर का तो भारत का ये दुनिया में किधर भी नहीं दिखता है। भारत में एक संस्कृति है, भारत का एक आचार है। कठिन समय जो भी है उस समय पे हमारा परिवार के साथ रहना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ रहना चाहिए, हमारा माँ बाप के साथ रहना चाहिए। ऐसा भारतीय कल्चर में है, हमारा संस्कृति में है, क्योंकि दुनिया में किधर भी नहीं दिखता आपको। जो भयंकर स्थिति आते हैं, कठिन परिस्थिति आते हैं, जब याद करते हैं हमारा माताजी का, हमारा पिताजी का, बच्चों का, परिवार का, गांव वालों का, रिलेशंस का याद करते हैं लोग। इसलिए एक इस महामारी के समय पे सभी लोग समझ रहे हमारे गांव के लोगों के साथ रहना चाहिए, हमारा माता के साथ रहना चाहिए, हमारा पिता के साथ रहना चाहिए, हमारा भाई के साथ रहना चाहिए। ऐसा उनके मन में एक चर्चा हो गया। उसके कारण से कठिन परिस्थिति रहने के बाद भी हम 200, 300, 400 किलोमीटर हम पैदल जाएंगे, हमारे परिवार के साथ रहेंगे। एक इमोशनल अटैचमेंट के कारण सभी लोग गांव के लिए चल पड़ा है। इसी देखते हुए एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड में एक भारत सरकार ने पूरा बस चलाने का निर्णय दिया है, उसके बाद ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, और कुछ फैक्ट्रीज भी काम देना चाहिए, उसको फैक्ट्री चलाने का काम लिया है, पूरे छोटे छोटे दुकान खोलने का निर्णय लिया है। ऐसा हर दिन रात में 12-1 बजे तक चर्चा करते थे आदरणीय अमित शाह जी, और प्रधानमंत्री से अनुमति लेते थे, एक निर्णय लेके उसका सर्कुलर निकालते थे, पूरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों से बात करते थे, स्टेट के होम मिनिस्टरों से बात करते थे, हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमारा ऑफिसर्स जो है हर दिन एक कलेक्टर से बात करना है। लगभग जो 700 डिस्ट्रिक्ट है, 700 से ज्यादा जो 720 कुछ डिस्ट्रिक्ट है, सभी जिलों के कलेक्टरों से, एसपी से हर दिन बात करने का हमारा होम मिनिस्टर में जिम्मेदार होता था। उसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे को जिम्मेदार दिया है। सभी मिनिस्टर्स को पूरा काम बांटा है, सभी मिनिस्टर्स को 20-20 डिस्ट्रिक्ट, 30-30 डिस्ट्रिक्ट दिया है। सभी लोग प्रतिदिन एक कलेक्टर से नहीं तो एक एसपी से हमारा जो जिम्मेदारी दिया है, जो 20 जिलों का कलेक्टरों से बात करना, उनको एक विश्वास दिलाना चाहिए, उनका फीडबैक लेना चाहिए, उन पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए, उनका परिवारों के बारे में बातचीत करना चाहिए, कलेक्टर का जो 7 ऑफिसर्स है उनका देखभाल कैसा है देखना चाहिए। ये सब जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री आज तक प्रेस में कभी नहीं आई है, मगर हमारा सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर है, प्रतिदिन कोई हमारा इंचार्ज एसपी से नहीं तो कलेक्टर से बात करना जरूरी है। शाम तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो कलेक्टर क्या बोला है, क्या फीडबैक दिया है, प्रधानमंत्री को हर दिन हम बेच रहे हैं, अभी बिजा रहे भी। ऐसा अलग अलग छोटे विषय पर भी हम काम करते। जितने भी होम मिनिस्टर्स है, होम मिनिस्टर से बात करने का हमारा होम मिनिस्टर को दिया है, ये काम देखते हुए। और दूसरा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑल्टरनेटिव डेज 4 दिन के एक बाद पूरे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर है तो हेल्थ मिनिस्टर तो लगातार उनका ही डिपार्टमेंट का काम है, क्योंकि कोविड समस्या हेल्थ है, उन लगातार सभी हेल्थ मिनिस्टर से बात करते थे। ऐसे पूरे काम होम मिनिस्टर मॉनिटरिंग करने का निर्णय था। और कोई व्यक्ति डायलिसिस होने वाला है, अगर उनको मेडिसिन नहीं मिला, डायलिसिस का नहीं हुआ, हॉस्पिटल बंद है, एम्बुलेंस नहीं मिला, हमारा ऑफिसर्स को टोल फ्री नंबर को, हेल्पलाइन को फोन करते थे। फिर हम चीफ सेक्रेटरी से बात करना, हमारा ऑफिसर्स, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, मजिस्ट्रेट से बात करना, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से बात करना। जिस व्यक्ति का डायलिसिस होना चाहिए उनका व्हीकल भी जाना चाहिए, अब हॉस्पिटल बंद है तो हॉस्पिटल खोलवाना, उनका डायलिसिस का। कोई हार्ट अटैक आया, कोई मेडिसिन नहीं मिला, ऐसा पूरा मॉनिटरिंग, देश के जो भी छोटे छोटे विषय मॉनिटरिंग। कोई माइग्रेंट लेबर बच्चे हैं, कोई फैक्ट्री में लेबर है, उनका ओनर उनको खाना नहीं खिला रहे, माइग्रेंट लेबर की तरफ पानी नहीं मिला, उसका प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एम्बुलेंस नहीं मिला, उनका ट्रीटमेंट नहीं मिला, हेल्थ सेक्टर के साथ उनको कोऑर्डिनेशन कैसा करना चाहिए। ऐसे इंडिविजुअल इश्यूज से लेके सरकार का
अलग अलग गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरीज भी कुछ इश्यूज बोलते थे, चीफ मिनिस्टर भी इश्यूज बोलते थे, उनका रिलेशंस विदेश में है, उनको खाना नहीं मिला। फिर हम एक्सटर्नल अफेयर से बात करके, उधर के एम्बेसी से बात करा के जो भी इंडियंस विदेशों में है उनको ठीक तरीके से खाना खिलाना चाहिए। अगर स्कूल का कॉलेज का स्टूडेंट्स है, हॉस्टल अगर बंद किए तो हमारे एम्बेसडर से, उधर का मिनिस्टर से बात करके हॉस्टल खुलवाना चाहिए। ऐसे छोटा विषय से लेके बड़ा विषय तक भी लगातार इस कोविड-19 के लॉकडाउन के समय पे होम मिनिस्टर 24/7 हम काम किया है। धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने इस विषय के बारे में विस्तार से बताया, तो अगर अब हम सोचें तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं थी, जो कि एक बैकग्राउंड में कार्य चल रहा है। और शायद 24 घंटे कम पड़ते होंगे सिर्फ कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, बाकी कार्य भी अगर हटा दें, सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए भी 24 घंटे कम पड़ते होंगे, बट उससे ज्यादा कार्य हो रहा है। इस पर विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं अनुरोध करूंगा अंकुर जी से। अंकुर जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए। थैंक यू पुनीत जी। नमस्कार सर। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैसे ये कोविड के समय में लॉकडाउन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी पुलिस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने नॉर्मल रूटीन के अलावा भी इन कार्यों को करने में सक्षम है और उसको एक अच्छा रूप दे रही है। साथ ही साथ जैसे कि एनडीआरएफ की टीम जो है, अभी-अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए हुए जो एम्फान साइक्लोन है, इस आपदा से भी वो सामना कर रही है और लोगों की सेवा कर रही है, उनको बचा रही है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब अपने नॉर्मल रूटीन के अलावा ये जो हमारे टुकड़ियाँ हैं, जो देश के सेवा में लगे रहते हैं, ये आपस में कैसे इस समय में समन्वय बिठाते हैं, कैसे तालमेल बिठाते हैं सर? ये कैसे संभव हो पाता है? थैंक यू। आप सब लोगों को मालूम है, इस कोरोना महामारी के में जो वॉरियर्स है, सभी वॉरियर्स में जो फ्रंट लाइनर्स है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का है। फ्रंट लाइनर्स सबसे पहले जो लोग जिधर भी इंफॉर्मेशन आते हैं उस एरिया में से लाके वो कोविड-19 के पेशेंट को लाना, उनसे परिवारों से बात करना, लोगों को समझाना और उसके घर के आसपास पूरे लॉकडाउन करना, उस एरिया में पूरे जितने भी है एरिया को कंट्रोल में लेना। सबसे पहले हमारा पुलिस इस कोरोना महामारी में, उसके बाद हेल्थ वर्कर्स आते हैं। पहले तो पुलिस जाते हैं, पुलिस के बिना कोई हेल्थ वर्कर्स भी जा नहीं सकते, आप सब लोगों को मालूम है। उसके बाद जो तबलीग जमात का मरकज का जो इश्यू था, जो आज देश में कोरोना महामारी इतना बड़ा हो गया, जितना पॉजिटिव केसेस आज देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए इस मरकज के कारण। 50% आज भी मैं बता सकता हूं, 50% केसेस मरकज के कारण भारत में बढ़े हैं। नहीं तो इतना केसेस नहीं होता था, इतना टेंशन भी नहीं रहते थे। उसमें भी जो मरकज वालों को जाके उनको कन्वीनियंस करके उनको क्वारंटाइन में लाना, हॉस्पिटल ले जाना, उनका हेल्थ चेकअप करवाना, कोविड टेस्ट करवाना, ये सब काम पुलिस पहले रह के काम किया है। और जो बॉर्डर्स में काम किया है, जो कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू था, डे कर्फ्यू था, पूरा कर्फ्यू अमल करना भी पुलिस का काम था। हॉस्पिटल जाने के बाद हमारा हेल्थ वो के नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, उसका स्टाफ हो काम करते हैं, मगर हॉस्पिटल ले जाने का काम हमारा पुलिस करते थे। पहले तो हमारे को पीपीई किट्स भी नहीं थे, क्योंकि मार्च 15 तक एक पीपीई किट भी भारत में ना बनता नहीं थे, स्टॉक भी नहीं थे पूरे। कभी भी जरूरत पड़े तो इंपोर्टेड पीपीई किट्स आते था, N95 मास्क भारत में आता थे। इसके कारण से बहुत लोग पुलिस के, दिल्ली पुलिस से लेके अलग अलग प्रांत के स्टेट पुलिस भी और हमारा पैरामिलिट्री भी, बहुत लोग उनको कोरोना का शिकारी बन गए। बहुत लोग पॉजिटिव केसेस बहुत आए। हमें ऐसा हो गया, हमारा आईटीबीपी का नहीं तो सीआरपीएफ का जितने भी हेडक्वार्टर्स है, कुछ जगह हमें उनका एक हॉस्पिटल्स बेड्स खोलना पड़ा है। हॉस्पिटल्स, आईटीबीपी का हॉस्पिटल खोले, सीआरपीएफ का हॉस्पिटल खोले, सीएसएफ का जो हॉस्पिटल्स खोले, उस जो भी हमारे हेडक्वार्टर्स है, कैंप ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, जो हॉस्टल्स है, सभी ऐसे हॉस्टल को हम कन्वर्ट करना पड़ा पॉजिटिव केसेस। क्योंकि आम जनता को अगर ये सब बताए तो डरते लोग, बोल के कौन काम नहीं करते पुलिस वाले, ये सब बाहर बोले तो
वो काम करने के लिए डरते हैं। इसलिए ये सब प्रचार ना करते हुए ज्यादा हमारा पुलिस ने ऐसा इश्यूज में काम किया है। और अब मालूम है तबलीग जमाते के संदर्भ में पत्थरबाजी होता था उनके एरिया में, जो भी पॉजिटिव केसेस है देश में लाने के लिए प्रयास किए तो पुलिस के ऊपर, हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, नर्सेस के ऊपर, आशा वर्कर्स के ऊपर अटैक करते थे लोग। वैसे समय पे भी पुलिस सामने जाना चाहिए। तबलीग जमाते जो मरकज के अंदर जाकर ढूंढ कर एक एक व्यक्ति को लाना, रिक्वेस्ट करना, हॉस्पिटल में ले जाना, ये सबके उनका सेलफोन चेक करना, उनका सेलफोन पूरा सैनिटाइज करना, ऑफिसेस सैनिटाइज करना, और रात में कर्फ्यू इंप्लीमेंट करना, ट्रैफिक रोकना, घरों पे बोर लोग ना आए उसका व्यवस्था करना, बैरिकेड्स लगाना, ये बहुत काम हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ने, स्टेट पुलिस हो, हमारा सेंट्रल पुलिस हो, काम किया है। आज बॉम्बे में, आज रिसेंटली महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हमारा पैरामिलिट्री का भी फोर्स हेल्प लगा है, पूछा है, हम दिया है। अभी बॉम्बे का जो स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस थक गए, इसके कारण से हमारा पैरामिलिट्री पूरा जिम्मेदारी महाराष्ट्र में निभा रहे। ऐसे आईटीबीपी से लेकर बीएसएफ लेकर सीएसएफ लेकर सीआरपीएफ लेकर सभी लोगों को आज पॉजिटिव केसेस बहुत आए, फिर भी हमारा फोर्स कभी पीछे हटा नहीं, क्योंकि 24/7 ड्यूटी, 8 घंटे का ड्यूटी रहती थी। अभी 24 आवर्स लगातार, ना हॉलिडे है, ना घर है, ना परिवार है, सब छोड़कर आज पैरामिलिट्री कमिटमेंट के साथ, पुलिस और कमिटमेंट के साथ आज काम करे। पहली बार एक पॉजिटिव भी आया, कभी भी पुलिस को गालियां देते थे लोग, आज सभी लोग, अभी जितने पुलिस स्टेशन है खाना खिलाने का जिम्मेदारी लिया है, जितना पैरामिलिट्री है जम्मू कश्मीर से, कश्मीर में वैली से लेकर सभी जगह हमारा जितने भी पुलिस के लिए खाना पकते हैं, किचन से सभी जगह, अगर एक जगह अगर 1000 का किचन है, उस जगह 3000 का खाना पकाकर 1000 हमारा पुलिस वाला खाते थे, 2000 आजू बाजू लोगों को खिलाते थे। ऐसा अमित शाह जी निर्णय दिया है, सभी जगह जितने पैरामिलिट्री का जितने भी कैंप्स है, किचन है, सभी जगह भोजन पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन करना। हमारा पैरामिलिट्री में जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं, हमारा पैरामिलिट्री का हेल्थ देखते हुए आजू बाजू गाँव में जाकर हेल्थ चेकअप करवाना, हेल्थ चेकअप करना, लोगों का मेडिसिन बांटना, ऐसा काम। पहला तो हमारा को पीपीई किट्स भी नहीं थे, बिना पीपीई किट्स के रहते हुए मरकज के जाकर पॉजिटिव केसेस वालों को पकड़े बिना पीपीई किट्स। ऐसे समय पे बहुत लोगों को जो तो हमारा पॉजिटिव केसेस आए। आज एक देश में एक अच्छे, एक पॉजिटिव नेचर पुलिस के विषय पर, क्योंकि लगातार हम अमित शाह जी बोलते रहते हैं, उनका बच्चों का बर्थडे पे कभी नहीं जाता पुलिस वाले, उनका स्कूल्स में एनुअल डे फंक्शंस में कभी पुलिस वाले स्कूल में उनका बच्चों का एनुअल डे पे भी नहीं जा सकता। कोई फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल में घर में नहीं रहते हैं। कोई रिलेशंस का शादी होते हैं, रिलेशन का शादी नहीं रहते हैं। कभी लंच के समय पे कभी घर पे जाके खाना नहीं खाते हैं, टिफिन बॉक्स हो, नहीं तो हमारा पैरामिलिट्री तो सवाल ही नहीं है, घर पे बाहर रहते हैं। इवन लोकल पुलिस भी कभी लंच बॉक्स लेके आ जाते हैं पुलिस स्टेशन में, नहीं तो जिधर ड्यूटी है उधर ही खा लेते हैं। उनका बच्चे का कोई देखभाल भी ठीक तरह से देखते नहीं। ऐसे पुलिस एक देश भर में एक उनके ऊपर एक दृष्टिकोण है, ये पुलिस वाला पूरा भ्रष्टाचार है, ये पुलिस पूरा जनता के खिलाफ है। मगर पुलिस में अगर काम करे तो मालूम पड़ता है पुलिस कितना मेहनत भी करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी है गलत करते हैं, पूरा ऐसा 100% ठीक है पुलिस ऐसा नहीं बोल सकते, मगर 90% पुलिस हार्ड वर्कर्स भी है, 90% पुलिस डेडिकेट के साथ काम कर रहे हैं। जो यंग आईपीएस ऑफिसर है आज देश भर में एसपीस रहकर जितने अच्छे काम कर रहे देश भर में, लॉकडाउन पूरा अमल करने में पुलिस पूरा जिम्मेदारी लगाया, ट्रैफिक कंट्रोल करना जिम्मेदारी लगाया, घर से बाहर ना आए पुलिस का जिम्मेदारी है। अभी अभी आप बोले थे, अभी जो साइक्लोन है, सुपर साइक्लोन है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, हमारे पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फोर्स है, एनडीआरएफ के फोर्स है, स्टेट पुलिस से मिलकर काम किया है। अभी अभी अब विशाखापट्टनम में एक केमिकल का लीक हुआ है, गैस लीक हुआ है, उसमें भी जाकर हमारा पुलिस सबसे ज्यादा, हमारा सेंट्रल
डिजास्टर मैनेजमेंट का डीआरएफ का फोर्स पहले जाए। आज भी पहले से हमारा प्लानिंग मालूम हो गया। अमित शाह जी के नेतृत्व में हम प्रधानमंत्री जैसा साइक्लोन होने वाला है, पहला मीटिंग हुआ है, दूसरा मीटिंग हमारा होम मिनिस्टर का मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर लगातार एवरीडे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहले जाकर अगर फोर फ्रंट में अगर कोई है, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का फोर्स उधर खड़ा है और आज लेटेस्ट इक्विपमेंट पूरे तरह उनका ट्रेनिंग है। हम लगातार हम मॉनिटरिंग करते हैं, 24 आवर्स जो 364 डेज रेडी रहते हैं। कभी भी किधर भी डिजास्टर का सिचुएशन आए, जो भी घर, एक बड़ा घर गिर गया, नहीं तो बड़ा ट्री गिर गया, केमिकल लीक हो गया, साइक्लोन आया, कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा जिधर भी जो भी समस्या है, हमारा फोर्स अलग अलग देश में अलग अलग जगह में है। डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स डीआरएफ का वो सभी लोग काम कर रहे हैं। वो फोर्स आज भी साइक्लोन में फोर फ्रंट में रहकर काम कर रहे हैं। जितना आज बड़ा साइक्लोन आने के बाद भी जो कैजुअलिटी है बहुत कम है, कारण पहले से भारत सरकार हो, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का फोर्स हो, ये सब लोग ठीक तरीके से काम किया है। इसके कारण से कैजुअलिटी बहुत कम हुआ है। प्रॉपर्टी तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर जितना हो सकता है एवैक्यूएशन, लोगों को उस एरिया से लाखों लोगों को एवैक्यूएशन करने का निर्णय स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, स्टेट पुलिस से मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का फोर्स काम किया है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने डिटेल में आपने बहुत अच्छा से समझाया। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स और हमारे यूट्यूब के साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे इससे, उनको काफी फायदा होगा इसको सुन के। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। और अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अंबर जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया प्रश्न पूछें। अंबर जी। सर नमस्कार। नमस्ते अंबर जी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जो कोरोना महामारी का जो संकट है, ये हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान करेगा। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हम यहाँ से आत्मनिर्भर भारत की ओर ये यात्रा हम कैसे तय करेंगे? कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे अभी। पहले से भी उनका एक कमिटमेंट था, देश विकास होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश दुनिया में एक शक्तिशाली भारत बनना चाहिए। उनका नीति, उनका रणनीति एक स्पेशल कैटेगरी में रहते हैं, अपने जैसा नहीं सोचते। वो विदेश में जाते हैं और कोई मीटिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सुबह से शाम तक उनका एक ही सोच रहते हैं, देश कैसा आगे बढ़े, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बढ़े, देश में कैसा रोजगार बढ़े, देश में आर्थिक स्थिति कैसा सुधारे, देश में भ्रष्टाचार कैसा कम हो, देश में कैसा लोगों को मिलजुल कर देश में एक भारत, एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर के आना चाहिए। उनका अलग एक सोच है। जब मैं 93 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, ये यूएस गवर्नमेंट का एजेंसी था, उस समय आदरणीय अद्वानी जी पार्टी के अध्यक्ष थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री था। जब मैं युवा मोर्चे के राष्ट्रीय मंत्री के नाते काम करता था, ऑल इंडिया सेक्रेटरी के नाते, और अनंत कुमार जी कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री था, नरेंद्र मोदी जी गुजरात का संगठन महामंत्री था। जब स्टूडेंट विंग से मेरे को अमेरिका से 3 लोगों को आने के लिए इनविटेशन आया था, जब उसमें मेरे को एक इनविटेशन, मेरे को हमेशा आदरणीय अद्वानी जी बुलाकर आप भी जाना चाहिए, ऐसा मेरे को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय स्वर्गीय अनंत कुमार जी को, 3 लोगों को सेलेक्ट करके लगभग 40 दिन का टूर पे लिए हमारे अमेरिका को भेजा है। 1993 का बात करूं, जब मैं स्टूडेंट लीडर था। जब भी हम अमेरिका में अलग अलग जगह जाते था, जब अमेरिका प्रेसिडेंट जो फ्लाइट में घूमते थे, वो फ्लाइट में भी हम
अब देख जाके अंदर जाके देखे हैं, अलग अलग मिनिस्टरों से, गवर्नरों से, मेयरों से मिले हैं, अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है सुनते थे। हम खाली बैठते थे, मगर नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं है। जब से लेकर एक बुक पेन साथ रखते था, जिधर भी जाकर पूछताछ करते थे, लिखते थे। मैं अनंत कुमार बहुत बोलते थे, नरेंद्र मोदी जी आप इतना समय लेते, हमारा समय बर्बाद कर रहे, हर विषय पर पूछ रहे आप, ऐसा हम बात करते थे। मगर जब नहीं मालूम मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा, गुजरात मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कुछ नहीं मालूम। मगर जब आप पार्टी का कार्यकर्ता, मैं छोटा विद्यार्थी के स्टूडेंट लीडर के जब ऑफिस में रहते थे, पार्टी का स्टूडेंट लीडर के रह के काम करते थे, जब मेरठ से अभी जब से लेकर आज तक हर विषय पर सोचना, हर विषय पर देश के हित के लिए कैसा रहेगा मंथन करना नरेंद्र मोदी जी में खून में है। इसके कारण से आज जो कोविड-19 है, इसमें भी जो पॉजिटिव कैसे लेंगे, ये महामारी का जो स्थिति है, इसको देश के अच्छे सुधार, इसके अंतर्गत कैसा आने वाले दिन में इस चैलेंज को लेते हुए कैसा सुधार कर सकते हैं। क्योंकि एक उदाहरण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बताएं, जब 1918 में एक स्पेनिश फ्लू आया, स्पेनिश फ्लू में लगभग दुनिया में 7 करोड़ लोग, 1980 में हमारा देश में ब्रिटिश राज था, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत सब एक ही देश थे, आप सब लोगों को मालूम। वो समय पे भारत में 7 लोग मर गए, 2 करोड़ लोग मर गए, दुनिया में 7 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू का शिकारी बन गए। जब अमेरिका में भी बहुत लोग मरे, जब अमेरिका में भी जब पैकेज घोषणा किया, जब वो समय पे बात करूं, जिस समय पे जो पैकेज घोषणा करके अमेरिका लोग एकजुट होकर स्पेनिश फ्लू के खिलाफ लड़ते हुए लोगों को एकत्रित करके, अमेरिका आने वाले दिन में ऐसे कोई फ्लू है तो हम ठीक तरीके से उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, मिलजुल के संघर्ष करना चाहिए, इसके लिए अपन मिलजुल के काम करेंगे, देश को एक विकासशील के देश बनाएंगे बोल के वो 1918 में निर्णय लिया है। आज अमेरिका दुनिया में एक नंबर 1 कंट्री के नाते उभर के आया। वो निर्णय जब किया स्पेनिश फ्लू के समय में। अभी भी नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, आज भारत एक शक्तिशाली भारत बनना चाहिए। लगातार 6 साल से वो काम करें, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। जब भी नरेंद्र मोदी जी से पहले दुनिया के जो भी प्राइम मिनिस्टर्स का, प्रेसिडेंट्स का मीटिंग होता था, जब एक फॉर्मेलिटी है, ग्रुप जब सभी प्राइम मिनिस्टर्स का एक ग्रुप फोटो होता था, वो फोटो दुनिया भर में हर देश में छापता था। हमारे देश में भी हमारा प्राइम मिनिस्टर्स जाते थे, वो फोटो आता था, हम देखते थे हमारा प्राइम मिनिस्टर किधर है, देखते थे, ढूंढते थे, पहला लाइन दिखते नहीं, दूसरा लाइन में दिखते नहीं, तीसरा लाइन में दिखते नहीं, लास्ट कोने में एक कोने पे भारत का प्राइम मिनिस्टर ऐसी रहते थे। कभी भी देखो आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, वेबसाइट में देखिए आप भारत का प्राइम मिनिस्टर किधर रहते थे। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, किधर रहते हैं फोटो? फ्रंट रो पे, सेंटर पे। अमेरिका प्रेसिडेंट बिना एक बात बाजू रहे होंगे, मगर भारत का प्राइम मिनिस्टर कभी बाजू नहीं रहते थे। सेंटर में, फ्रंट रो में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो भारत का प्रधानमंत्री है। ऐसी आज भारत का एक इंपॉर्टेंस बढ़ाया नरेंद्र मोदी जी। भारत को एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए प्रयास किया। एक दुनिया का एक नेता नाते उभर के आया है नरेंद्र मोदी जी। आज दुनिया में कभी भारत के नाम पर कोई सुनते नहीं थे, मोदी जी के नाम पर सुनकर आज भारत का एक विदेश में रहने वाले जितने भी देशों में अभी भारतीय है, उनमें एक शक्ति आ गया, उनको एक गौरव बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गए। ऐसा स्थिति आज दुनिया में। आज इस कोरोना के संबंध में भी नरेंद्र मोदी जी जो पहला पैकेज था, सिर्फ गरीबों के लिए हेल्प करने का पैकेज था। हम भी सोचते थे दूसरा पैकेज आए तो कुछ 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का कुछ पैकेज आएगा। मैं भी व्यक्तिगत में बता रहा हूँ, वास्तविकता है इतने से ज्यादा हमारे पास पैसे भी नहीं है, किधर से आते हैं, मोदी जी भी क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। वो 3-4 लाख का पैकेज आते होंगे मैक्सिमम, ऐसा हम समझते थे। मगर नरेंद्र मोदी जी बहुत ग्राउंड वर्क करके, रिजर्व बैंक से बात करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करके, बैंकों से बात करके, जितने डिपार्टमेंट से बात करके एक 20 लाख करोड़ का
पैकेज बनाया। क्यों बनाया 20 लाख करोड़? 3-4 लाख करोड़ पैकेज बनाकर सबको पैसे बांटते थे, सब अच्छा बोलते थे। पहला पैकेज को सब पॉजिटिव मैसेज आया, सेकंड पैकेज में भी ऐसा करे तो पॉजिटिव मैसेज आता था, मगर सिर्फ उसने सीमित नहीं हुआ। इस जो चैलेंज आया कोरोना 19 का जो चैलेंज आया, इस महामारी के संदर्भ में लोगों में एक पॉजिटिव नेचर लाना चाहिए। देश में एक आने वाले दिन में एक ठीक तरीके से देश को एक नए रास्ते में ले जाना चाहिए। देश में लोगों को एकत्रित करना चाहिए। इस चैलेंज में देश का आर्थिक स्थिति बढ़ाना चाहिए। एक देश बाजार नहीं बनना चाहिए। देश चाइना समझते हैं बहुत दिन से, आपको मालूम है, चाइना भारत को कभी विकास होने नहीं देना चाहिए, ऐसा उनका मन में है। मेरा व्यक्तिगत विषय, भारत सरकार का नहीं, मेरा व्यक्तिगत विषय। कभी भी ऐसे समझते हो। मेरा जितने भी स्टडी किया हूं, वो पाकिस्तान को इधर पकड़ते हैं, श्रीलंका को इधर पकड़ते हैं, नेपाल को पकड़ते हैं, और छोटे छोटे देश को भारत के खिलाफ कुछ तो कुछ करना चाहिए। भारत में कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, भारत में प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। आज आप सब लोगों को मालूम है, छोटे छोटे विषय, गणपति का मूर्ति चाइना से भी जाते हैं वो लोग, कितना रिसर्च करते हैं। देखो आप लोग, जो संक्रांति में हमारा काइट्स फेस्टिवल होते हैं, जो काइट्स आते हैं चाइना से आते हैं। जो रस्सी आते हैं काइट्स के लिए, मांझा बोलते हैं हम तेलुगु में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, उस मांझा भी वो लोग सप्लाई करते हैं। उसको जो चरखा बोलते हैं, उसको रस्सी लगाने का, वो चरखा भी चाइना से आते हैं। छोटा विषय से लेकर हमारा भारत का भगवान का, माता जी का मूर्तियों से लेकर, बच्चों को खेलने का वस्तु से लेकर, फर्नीचर लेकर, हर विषय चाइना से आते हैं। क्यों चाइना? क्यों समझते हैं? उनका पास प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कम है, लेबर का कास्ट कम है, और जितना प्रोडक्शन चाहिए जोर जबरदस्ती से पुलिस को लगाकर प्रोडक्शन करवाते हैं, प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं, डंपिंग करते हैं। भारत इनके लिए एक बाजार होना चाहिए। कभी उनका भारत में कहीं प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, चाइना का ये इच्छा है। इसके लिए कभी तो कभी हमारा भारत इनस्टेबिलिटी रहना चाहिए, अगर स्टेबल नहीं होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद बहुत दुखी है वो, ये नरेंद्र मोदी जी भारत के बारे में सोच रहे हैं, भारत में मेक इन इंडिया के नाम पर, डिजिटल इंडिया के नाम पर वो डेवलप कर रहे, नहीं होना चाहिए, उनका मन में है। मैं व्यक्तिगत रूप से सोच रहा हूं ये विषय देखते हुए आने वाले दिन में आज दिन नरेंद्र मोदी जी का एक ही है, हम बाजार बनकर नहीं रहेंगे, हम विदेशों का बाजार को एक्सप्लॉइट करेंगे। विदेशों को जितने भी इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट को हम आने वाले दिन में एक्सपोर्ट करेंगे। अभी डिफेंस है, कुछ लोग पूछ रहे अरे डिफेंस में 72% इन्वेस्टमेंट कैसा ला रहे हैं, ये बहुत गलत है, डिफेंस का सीक्रेट चले जाएगा, विदेशों का कंपनी इधर कैसा है। मैं पूछना चाहता हूं, विदेशों में जो असेंबलिंग होते हैं, AK-47 हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो, राइफल हो, रिवॉल्वर हो, जो भी होगा, जितने भी मिलिट्री का इक्विपमेंट है, विदेश से आते हैं। किधर असेंबलिंग होता पता नहीं, उनके पीछे कौन है पता नहीं। वो विदेश से आए सो इक्विपमेंट भारत के सेना यूज कर सकते हैं। भारत में आने के बाद भारत के नौजवानों के द्वारा भारत में रहने वाले जगह में, भारत में कंपनी में असेंबलिंग होके वो प्रोडक्ट से डिफरेंस देने तो खतरा है। विदेश से आए से इक्विपमेंट से कोई खतरा नहीं है। भारत में आने के बाद, भारत में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, भारत के नौजवान उस डिफेंस फैक्ट्री में काम करके, उस प्रोडक्शन को तैयार करके, उस इक्विपमेंट को तैयार करके वो सेना के हाथ में दे तो वो तकलीफ है लोगों। सोचिए आप लोग, ऐसा नरेंद्र मोदी जी जब अभी 40,000 करोड़ एवरी ईयर मेडिकल इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट हो, डिफेंस इक्विपमेंट हो, जो भी हो, हम कभी विदेशों से कम करना चाहिए, भारत में प्रोडक्शन करना चाहिए। क्योंकि भारत का जितना पॉपुलेशन है, मैं बताया पूरे यूरोप कंट्रीज, अमेरिका जैसा, यूके जैसा सभी कंट्रीज का पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है। हमारे को विदेशों में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। अभी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मगर हमारे पास करोड़ों लोग हैं। इसलिए भारत जब तक मेक इन इंडिया के नाम पर भारत में, अभी यूपी के, बिहार के लोग क्यों गए, बहुत लोग माइग्रेंट बनकर, कारण गरीबी,
कारण कोई फैक्ट्री नहीं है, प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में नहीं हुआ, भारत में ठीक तरीके से एग्रीकल्चर पूरा तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन नहीं हुआ है। इसके कारण से लोगों को काम के लिए, रोजगार के लिए अलग अलग जिधर भी रोजगार मिलता है करोड़ों लोग जा रहे हैं। ये भारत का स्थिति है, वास्तविकता है। इसको बदलाव करने के लिए नरेंद्र मोदी जी बहुत सालों से प्रयास किया है। जो भी देश जाते हैं ऐसा घूमने के लिए नहीं जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो सबके जैसा नहीं है। आज कोई देश में स्वीडन गया, नहीं तो इटली गया, नहीं तो जापान गया, उनके पीछे एक मकसद रहता है, उनके पीछे एक एजेंडा रहता है, उनके पीछे एक मिशन रहते हैं। जितने भी देश घूमते हैं ऐसा एक समय भी बर्बाद नहीं करते, समय हर समय पर एक सोच है, हर टूर पे एक मिशन है, हर विषय पर देखते रहते हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी अच्छे आने वाले दिन में ये देश इंडस्ट्रियलाइजेशन से ठीक हो, एग्रीकल्चर में ठीक होना चाहिए, और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग में ठीक होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से आज विदेशों पे, अलग अलग देशों पे गए, देशों से आके प्रयास किया है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। मगर इसके बीच में कोविड आया, कोविड को भी हमारा पॉजिटिव लेकर काम करना चाहिए। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम निर्णय किया है। ये निर्णय करते हुए लोगों को स्वयं मैसेज दिया है, और मेरे ख्याल से जो पैकेज है आत्मनिर्भर भारत, सही समय पर और सही पैकेज भारत की जनता के सामने लगाए हैं। जो कठिन परिस्थिति में आज देश है, बहुत लोग जॉब लूज हो जाएगा, बहुत लोगों का बिजनेस डाउन हो जाएगा, और बहुत फैक्ट्रीज बंद होगा, ऐसा एक देश भर में चर्चा है, डर भी है, कुछ वास्तविकता भी है। मैं भी सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, सर्विस सेक्टर इफेक्ट होगा। इसमें आने वाले दिन में जो भारत में रहने वाले नौजवानों को कैसा रोजगार देना चाहिए, उनका कैसा स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए विदेशों से, क्योंकि दुनिया में एक ये आत्मनिर्भरता पैकेज आने के लिए भी एक उदाहरण भी है। कुछ कंट्रीज में जितने भी अभी तक एक इन्वेस्टमेंट किया है बहुत देशों से, उस कंट्री से बहुत लोग वापस जाना चाहते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट्स विड्रा करना चाहते हैं, उनका एक्टिविटी विड्रा करना चाहते हैं। वो लोग विड्रा करने के बाद किधर जाएगा? वो लोग वियतनाम जाना है, नहीं तो भारत आना चाहिए। भारत जैसा देश उनके लिए इधर का एनवायरनमेंट हो, इधर का वर्क सिस्टम हो, इधर का वर्क फोर्स हो, इधर का सरकार हो, इधर का राजनीति हो, इधर का प्रधानमंत्री हो, एक फ्रेंडली कंट्री के जैसा सब लोगों को दिखते हैं। इसके दृष्टि से ये जो कुछ लोग, कुछ कंट्रीज या कुछ कंपनीज, उनका जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है वो विड्रा करे तो किधर जाएगा वो लोग? ये समय पे भी उनके सामने भारत की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया भर जाना चाहिए, लोगों को भी एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। एक मैसेज आकर आने वाले दिन में सभी लोग भारत में आना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से आज ये आत्मनिर्भरता भारत पैकेज का घोषणा किया है। मेरा दृष्टिकोण में ये पैकेज बहुत महत्वपूर्ण पैकेज है। आने वाले दिन में हर कोने, हर एंगल पे, एमएसएमई के एंगल पे भी, एग्रीकल्चर का एंगल पर भी, और आपको मालूम है अभी जो माइग्रेंट लेबर है, माइग्रेंट लेबर के लिए अभी 1 लाख करोड़ रुपए है मनरेगा के अंदर। अप्रैल में जो बजट, मार्च में जो बजट पास हुआ उसमें 61,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया, वो पैसे ऐसे अभी नया उसको जोड़े हैं 40,000 करोड़। अभी वो 1,01,000 करोड़ खाली मनरेगा के लिए, जो माइग्रेंट लेबर जॉब छोड़कर, काम छोड़कर जो गांव में गए, उनके खाने के लिए भी हो, उनके रोजगार देने के लिए भी मनरेगा है। अर्बन एरियाज में जितने भी वर्कफोर्स है, जो लेबर, जो का सर्विस सेक्टर में जो देर काम करते थे, उनका जॉब लूज हो गया, वैसे लोगों को भी एमएसएमई में फाइनेंस देकर, एमएसएमई सेक्टर को एंकरेजमेंट देकर सभी लोग अर्बन एरियाज में रहने वाले नौजवानों को रोजगार देने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार काम किया है। वैसे ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम किया है। आने वाले दिन में मेरे ख्याल से ये आत्मनिर्भरता भारत का जो पैकेज है, ये पैकेज देश को एक आगे बढ़ाने के लिए, एक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोत्साहन देने के लिए,
भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, भारत में डिफेंस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए एक अच्छा पैकेज है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज भारत में आने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस घोषणा किया है इस पैकेज को। ये सभी लोग स्वागत करना चाहिए। जो इसके बैकग्राउंड है सभी लोग अंडरस्टैंडिंग करके, सभी इंडस्ट्रीज को, जो इन्वेस्टर्स हो, इंडस्ट्रीज हो, वर्कफोर्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी लोग पॉजिटिव लेकर इसमें काम करना चाहिए। दिस इज हाई टाइम फॉर इंडिया टू वर्क यूनाइटेडली फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एंड फाइटिंग अगेंस्ट दिस कोविड-19। धन्यवाद सर आपका इतने विस्तार से उत्तर देने के लिए। और जैसा कि हमें पता है कि आपकी भी व्यस्तताएं काफी हैं, तो समय की कमी के कारण हम अब सिर्फ अगले 2 प्रश्न लेना चाहेंगे आपकी अनुमति से, ताकि इस परिचर्चा को आगे बढ़ा सकें। और अंबर जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें सर से। నమస్కారం సార్, ఈ ప్రశ్న తెలుగులో ఉంది సార్, కొద్దిగా మీరు తెలుగులో ఆన్సర్ చేస్తే బాగుంటది. మీ నియోజకవర్గం సికింద్రాబాద్ గురించి మీ దృష్టి ఏమిటి? ముఖ్యంగా कोविड-19 ఎదుర్కొంటున్న సవాల వెలుగులో मैं जो हमारे दर्शक अभी YouTube और नमो ऐप से भी देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये प्रश्न जो है हिंदी में भी पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से। सर, अपने विचार, अपने निर्वाचन क्षेत्र जो कि सिकंदराबाद है तेलंगाना में, उसके बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, विशेष रूप से जो कोविड-19 संक्रमण के द्वारा उत्पन्न चुनौती के प्रकाश में आप इसका जवाब देने का कष्ट करें। धन्यवाद। मेरा सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी वो तेलंगाना का स्टेट कैपिटल है, हैदराबाद में रहते हैं। हैदराबाद में 2 पार्लियामेंट का क्षेत्र है, एक हैदराबाद, एक सिकंदराबाद। हैदराबाद का कौन रिप्रेजेंटेटिव करते हैं मालूम है। इसके साथ साथ सिकंदराबाद मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, पूरे स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस, हेडक्वार्टर्स पूरा मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। ये जैसा कोविड सिचुएशन है, जब से लेके आज तक हमारा कार्यकर्ता दिन रात, जो गरीब कार्यकर्ता हो, मिडिल क्लास कार्यकर्ता हो, सभी लोग, क्योंकि हमारा पार्टी में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग रहते हैं। आजकल स्लम्स में रहने वाले कार्यकर्ता भी, गरीब लोग कार्यकर्ता भी बहुत एक्टिव बने हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद। आज जितने भी कार्यकर्ता है पूरे लोग उनका क्षमता से ज्यादा लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि हैदराबाद में माइग्रेंट लेबर भी ज्यादा है, स्लम्स भी है, सभी लोगों का खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। अच्छे जो रूलिंग पार्टी है टीआरएस पार्टी से ज्यादा, टीआरएस पार्टी सरकार का प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सरकार का जो चावल देते हैं उसके सामने खड़ा होकर जा रहे हैं। मगर हमारा कार्यकर्ता घर में पका कर, आदरणीय नड्डा जी ने अपील दिया है, आपके घर में 2 लोग हैं, आपको 2 लोगों के साथ और 3 लोगों का, 4 लोगों का पका के आप 2 लोग खाइए और 4 लोगों को बाजू खिलाइए। ये अच्छे अपील हुआ है। हमारा कार्यकर्ता बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लगातार ग्रासरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ एक्टिविटी भी ठीक तरीके से सभी लोगों को टेलीमेडिसिन का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया हूँ पार्टी की तरफ से। और हमारा जो लैब्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लैब्स है, वो लैब्स भी लगभग 11 लैब्स तेलंगाना में ओपन करने के लिए निर्णय करके भारत सरकार से बात करके कोविड टेस्ट लैब्स भी ओपन किया है। एक ये से हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही पहला मोबाइल कोविड-19 टेस्ट लैब, मोबाइल लैब देश में अगर पहले मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रारंभ किया हूँ। लगातार मॉनिटरिंग करता हूँ, कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस करता हूँ, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं, जो गरीब है, गरीब कार्यकर्ताओं के लिए कुछ ग्रासरी भेजना है। लोगों के साथ साथ हमारा पार्टी के कार्यकर्ता कोई जाकर क्यू पे जाकर कोई लेता नहीं, भूखा रहेंगे मगर ऐसा कहीं नहीं करेंगे। इसके लिए हमारा कार्यकर्ताओं को भी, जो गरीब कार्यकर्ता है उनको भी देखभाल करने के लिए मेरा तरफ से भी, और कार्यकर्ताओं घरों पे कुछ चावल भी जाना, क्योंकि उनका दूसरा काम ही नहीं रहता, सुबह से लेके पार्टी पार्टी पार्टी। वैसे कार्यकर्ताओं का नाम देकर हर बूथ में 3 लोगों का, 4 लोगों का नाम लेकर नाम तय कर उनका घरों पे भी कुछ ग्रासरी भिजाना चाहिए। लोगों को, आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं की देखभाल करने का भी निर्णय किया है। सरकार से लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मॉनिटरिंग करते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर से मॉनिटरिंग करते हैं, डीजीपी से मॉनिटरिंग करते हैं, जो भी समस्या है, क्योंकि
हैदराबाद में भी हर दिन 40 से लेके 50 तक पॉजिटिव केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। इसलिए हैदराबाद भी एक पॉजिटिव केसेस का रोज बनने के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा आ रहा है। उसमें भी सबसे ज्यादा केसेस कोविड-19 का जो हैदराबाद में केसेस आया उसमें ज्यादा तबलीग जमात के केस, मरकज केसेस ही ज्यादा है। इसी दृष्टिकोण से जितने भी काम होता है हम लगातार मॉनिटरिंग करें। क्योंकि ज्यादा समय इधर कंट्रोल रूम में रहने के कारण, फ्लाइट्स न रहने के कारण, कोई चार्टर फ्लाइट ना जाने के कारण, कोई ट्रेन न रहने के कारण मैं नहीं गया हूँ। मगर मैं इधर एवरीडे 4-5 घंटे समय में जो कंट्रोल में रहते हुए हर दिन मेरा कार्यकर्ताओं से बात करना, लोगों से बात करना, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना, टेली कॉन्फ्रेंस करना, इक्विपमेंट्स तैयार करवाना, लोगों को पहुंचवाना, ये काम मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और हैदराबाद में भी थोड़ा ये आने वाले दिन में कोविड के लिए कैसा करना चाहिए भारत सरकार भी सोच रही। मैं कोविड-19 में जितने भी मैं आपको बताना चाहता हूं 80% कोविड-19 पॉजिटिव केसेस 5 प्रांतों में है। अभी तक 5 प्रांतों में टोटल 95% केसेस 10 स्टेट्स में है। और जो 80% केसेस 5 स्टेट्स में, 80% 95% वो 5 स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली मिलकर 80% केसेस है। 95% केसेस 10 प्रांतों में, वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। नियरली 60% केसेस 5 महानगर में है, 5 सिटीज में 60% केसेस, वो मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता। ये 60% केसेस एक ही 5 शहर में है। अराउंड 70% केसेस 10 सिटीज में, पूरा देश भर में भी अगर सिटीज का निकाल के केसेस कितने हैं बोल तो देश भर में जितने केसेस है वो 70% केसेस 10 स्टेट्स में, वो मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, थाने, जयपुर, चेन्नई, सूरत, ऐसा स्थिति है कोविड-19 का। हैदराबाद में भी पॉजिटिव केसेस है। मरकज के कारण हमारा तेलंगाना सरकार आज मजलिस पे पार्टी के साथ समझौता करके ये मरकज का जितने भी केसेस है पूरा टेस्ट कम कर रहे हैं। अभी शेखर गुप्ता जी वो प्रमुख जर्नलिस्ट भी स्टेटमेंट दिया है तेलंगाना का सरकार के बारे में, टेस्ट नहीं कर रहे, पूरे टेस्ट बंद किया है पूरे। ये भी चल रहे। मैं बातचीत कर रहा हूँ, कल हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय हर्षवर्धन जी से मिलकर बात भी किया हूँ। हमारा सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार जनता से संपर्क करता हूँ, क्योंकि जरा संसद बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद, ये कोविड आने के बाद मैं इधर ही रहने के कारण थोड़ा मैं दुखी हूँ, मगर मैं देश का सेवा कर रहा हूँ, इसलिए एक सेटिस्फैक्शन भी है। धन्यवाद सर आपका। और आज की परिचर्चा को समाप्त करने से पहले एक आखिरी सवाल है, तो वो मैं अनुरोध करूंगा अनित्य जी से कि वो कृपया प्रश्न पूछें। अनित्य जी। धन्यवाद सर। कोविड से लड़ने में सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, जनता भी साथ दे रही है, पर इसमें देखा गया है कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ ग्रुप्स जो हैं वो इस पे बहुत ही गंदी राजनीति कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और उन लोगों को आपका क्या मैसेज होगा? ये बहुत दुखी बात है, क्योंकि ऐसे एक महामारी दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं है, दुनिया में भी है। और कुछ राजनीतिक पार्टी इसमें राजनीति करना चाहते हैं, रोडों पे जाकर राजनीति कर रहे हैं, सोशल मीडिया में मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि जितना मेहनत एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं हर प्रांत के जो ऑफिसर्स है, IAS ऑफिसर्स हो, IPS ऑफिसर हो, कांस्टेबल हो, एक आशा वर्कर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, ये लोग पूरे उनका जान पे खतरा रहने के बाद भी डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रयास करना पूरे राजनीतिक पार्टियों भी, जो सोशल मीडिया भी।
मगर उनको राजनीति लाकर सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना, सरकार के खिलाफ भाषण देना। पहला हम बसेस, हम ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भारत सरकार ने बस लगाया, कुछ स्टेट्स तो अभी तक हेल्प नहीं करे, कोऑपरेशन नहीं करे। उसके बाद हम ट्रेन लगाया माइग्रेंट लेबर के लिए, जितना ट्रेन जरूरत पड़े उतना ट्रेन दे रहे हैं। और विदेशों पे लोग हैं, वो लोगों को लाया है, शिप से ला रहे हैं, विमानों फ्लाइट से भी, एयर ट्रैवल के द्वारा भी विदेशों पे जो अपने लोग फंस गए वो लोगों को भी लाने के लिए प्रयास करें। और जितने भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज खोलने के लिए भी प्रयास किया। और दूसरा तरफ कुछ लोग रिलीजियस के नाम पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारा को भगवान बचाएगा, हमारा कोई डॉक्टर जरूरत नहीं, कोई ट्रीटमेंट जरूरत नहीं, ऐसा भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि कोविड-19 पे अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है, कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन कब आता, कौन सा देश में था? अपने देश में भी भारत सरकार भी बहुत प्रयास कर रहे हैं वैक्सीन लाने के लिए। अलग अलग प्रधानमंत्री पीएम केयर्स के फंड भी उसके लिए पैसे अलॉटमेंट किया है। हैदराबाद में 3 कंपनी से, बॉम्बे में, पुणे में कंपनी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसा कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टाइप करके, बहुत एक्सपीरियंस्ड कंट्री है, वो 56 इयर्स का कंपनी है। अभी तक 165 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं अभी तक। वैसे कंपनी भी आज आगे बढ़ के रिसर्च करे। ये भारत हर दिन नरेंद्र मोदी जी सरकार टास्क फोर्स लगाकर वैक्सीन के विषय पर भी मॉनिटरिंग करे, हर दिन माइग्रेंट लेबर के विषय पर भी मॉनिटरिंग करे। जो विदेशों में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या स्थिति है, लगभग 54 कंट्रीज को हम जो ड्रग्स है, ड्रग्स एक्सपोर्ट किया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो ड्रग है, अलग अलग देशों को भारत एक्सपोर्ट किया है। इवन ट्रंप भी आज स्टेटमेंट दिया है, वो भी मैं भारत से आए हुए जो टैबलेट है, टैबलेट मैं ले रहा हूं, वो ओपनली स्टेटमेंट दिया है। ऐसे ही भारत खुद का देश में काम करते हुए दुनिया के देशों को भी हेल्प करते हुए, जितने भी लोगों को खाना खिलाना, लोगों को व्यवस्था करना चाहिए, पूरे जितना हो सकता है भारत सरकार पूरा तन मन धन से डेडिकेशन के साथ काम किया, पूरे लोगों को काम पे लगाए। मैं बताना चाहता हूँ आज देश में जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे, जितने भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आम जनता आज जितने भी सपोर्ट करे, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का अपील के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट देखते हुए, उनका एक विश्वास है हमारा देश प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सिक्योरिटी है, उनके हाथ में सिक्योरिटी है, हमारा जिंदगी उनके हाथ में अच्छे रहेगा, हमारा को कोई टेंशन नहीं है। वो जो भी निर्णय लेगा देश के हित में निर्णय लेगा, ऐसा लोगों के मन में है। इसके कारण से लोग समर्थन कर रहे हैं। मगर राजनीति के पार्टी कुछ राजनीति करने के लिए प्रयास करे, हर विषय में, बसेस का विषय पर भी हो, नहीं तो मरकज के विषय पर भी हो, तबलीग जमात के विषय पर भी हो, और पैकेज के विषय पर भी हो, हर विषय पर वो लोग गलत प्रचार करें। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आम जनता, देश के जनता, कोई ऐसे जो गलत प्रचार कर रहे इस विषय पर कोई देखने वाला नहीं। आज जितने भी माइग्रेंट लेबर जा रहे, एक व्यक्ति, टीवी वाले नहीं तो चैनल वाले कैमरा लगाकर बार बार पूछ रहे, मगर आज तक एक व्यक्ति भी, सिंगल पर्सन, जितने तकलीफ रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक स्टेटमेंट एक व्यक्ति भी नहीं दिया। कारण नरेंद्र मोदी जी जो काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं। उनको मालूम है, उनका नरेंद्र मोदी जी के अपील पर इतने लोग 1 महीने 1.5 महीने रोके हैं। लास्टली जो नरेंद्र मोदी जी सरकार, उनके बोलने के बाद भी कुछ लोग रोड के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट के कारण जा रहे हैं, मगर सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जो आज कोरोना का 19 में जो महामारी के खिलाफ जो लड़ रहे, इसका कोविड-19 के संबंध में ठीक तरीके से भारत सरकार काम करे। जो भी जितने भी हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे, जनता कोई स्टेटमेंट को मानने को तैयार नहीं है। जितने भी गलत प्रचार करे, कोई गलत प्रचार को मानने नहीं। पूरे आज पहली बार जितने भी संगीत कलाकार है, जितने भी सिनेमा एक्टर्स है, जितने भी स्पोर्ट्समैन है, जितने भी पद्मा अवार्डीज है, सभी लोग
आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे काम करने के लिए तैयार है। अपने अपने लेवल पे वो भी प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा गाना गा के कर रहे हैं, अपील लेके कर रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ भारत में, इतने लोगों का अपील, इतने लोगों का एकत्रित होना, इतने लोग आज भारत जैसे 130 करोड़ जनता के बीच में लोगों को एकजुट बनाना, इसके कोविड-19 के खिलाफ, कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए सभी लोग आगे आना, ये छोटे बात नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बोलते हैं, जो भी स्टेटमेंट देते हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उनके मन के ऊपर छोड़ दीजिए। उनके लिए कोई हमारा को बोले जब तक कोविड खत्म नहीं होता आप लोग कोई राजनीतिक विषय पर बात नहीं करना चाहिए। सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे। जो हमारे खिलाफ बोले हैं वो भी हमारा भाई है, जो हमारा समर्थन बोल रहे हैं वो भी हमारा भाई है, हमारा ही देश का जनता है। इसलिए जो भी हमारे खिलाफ भाषण देते हैं वो भी हमारा आशीर्वाद बनकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपील है। इसलिए जो भी खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हम कोई गलत नहीं समझ रहे। अल्टीमेटली भारत के जनता मालूम है कौन क्या है, नरेंद्र मोदी जी क्या है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार कैसे काम कर रहे, सभी व्यक्तियों को मालूम है, सभी लोगों को मालूम है, सभी लोग समझते हैं। ऐसे नहीं है कोई नहीं समझते सिर्फ वो ये व्यक्ति बोलने से समय, सभी लोग कौन क्या है सभी लोग समझते हैं, बहुत जागृत है जनता। इसलिए हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं। मगर मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे क्राइसिस समय पर, एक आपातकाल समय पर सभी लोग एकजुट होकर काम करना चाहिए। भारत में जो भी गरीब है, गरीब का सेवा करना चाहिए। भारत में जो नौजवान है रोजगार देना चाहिए। भारत को एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए सभी एकजुट होना चाहिए। आम जनता से, सभी राजनीतिक पार्टियों से आपके द्वारा मैं यही विनती करता हूं इस समय पर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत कि आपने अपने अति महत्वपूर्ण और व्यस्त समय में से हमारे लिए भी समय निकाला, और हम पूरी टीम की तरफ से एक बार आपका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इससे एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास एक बार फिर से हमारा पक्का हो जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय हो या बाकी सारे मंत्रालय हो, वो एक भारत को एक बेहतर भविष्य के लिए और इस महामारी से उबरने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ ही मैं सभी मेहमानों के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। नमस्कार। नमस्ते, मैं साउथ से आता हूँ, हिंदी बोलने में थोड़ा कठिनाई है। जितने भी अगर गलत शब्द यूज किया है वो पॉजिटिव लेके आशीर्वाद देना चाहिए, क्षमा चाहता हूँ। सर आपके सभी शब्द सकारात्मक थे और प्रेरणादायी, जो आपने अपना राजनीतिक जीवन भी बताया वो भी हम सभी के लिए प्रेरणा है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।